Hello and welcome back. This is chapter 3, Plant Development of your second book. And in this part, we will discuss about Niti Aayog and National Development Council. So let's begin. The full form of Niti Aayog is the National Institution for Transforming India. It is a policy think tank. Policy think tank means all thoughts, ideas, views regarding development of the country. एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर इस चीज़ की ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी कि कौन सी पॉलिसी हमें अडॉप्ट करनी है शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, और किस तरह के डेवलपमेंट को लेकर हमें आगे बढ़ना है. सो इट इज़ ए पॉलिसी थिंक टैंक established to achieve sustainable development. आई होप कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब आप जानते होंगे, जिसे सस्टेन किया जा सके फॉर द फ्यूचर. एक ऐसा डेवलपमेंट जो भविष्य में रुके नहीं बल्कि निरंतर जारी रहे, सस्टेन रहे. जो भी रिसोर्सेस कंट्री के पास हैं उनकी प्रोडक्टिविटी हमें बढ़ानी होगी और उनका यूज हमें इस तरीके से करना है जिसमें डेवलपमेंट प्रोसेस सस्टेन किया जा सके थ्रू कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. देखिए, फेडरलिज्म के बारे में आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने इंडियन फेडरलिज्म के बारे में पढ़ा है, जिसमें आपने पढ़ा है इंडिया इज ए सेमी फेडरलिज्म. सेमी फेडरलिज्म मीन्स दैट इन इंडिया द सेंटर गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन द स्टेट. केंद्र सरकार यहाँ पर स्टेट से अधिक पावरफुल है. तो इसी पैटर्न के बेस पर प्लानिंग कमीशन बना था. जो प्लान थे वो सेंटर के द्वारा बनते थे और उन्हें इम्प्लीमेंट पूरे देश में किया जाता था. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ऐसे सिस्टम की बात करता है जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट म्यूचुअली एक साथ मिलकर एक दूसरे के कोऑपरेशन से काम करेंगी. यहाँ एक दूसरे में बराबरी का रिश्ता होगा. जो भी प्लान्स बनेंगे या इम्प्लीमेंट होंगे उनमें स्टेट्स का भी इक्वल पार्टिसिपेशन एंड कोऑपरेशन होगा. तो 3 वर्ड्स यहाँ पर इम्पोर्टेंट है. नंबर 1 है इट इज़ ए पॉलिसी थिंक टैंक. सेकंड इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के को फुलफिल किया जाएगा थ्रू कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. सो नीति आयोग इज ए पॉलिसी थिंक टैंक फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू cooperative federalism and it adopting bottom up approach. देखिए, 2 तरीके की अप्रोच होती हैं. एक होती है टॉप डाउन अप्रोच, जिसे प्लानिंग कमीशन ने अडॉप्ट किया था, जिसमें प्लान जो थे वो सेंट्रल लेवल पर बनते थे और इम्प्लीमेंट निचले स्तर पर होते थे. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्लान बनाए जाते थे और स्टेट्स के द्वारा उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाता था. तो ये हुई टॉप डाउन अप्रोच. एंड सेकंड इज बॉटम अप अप्रोच. बॉटम अप अप्रोच का मतलब है जिसमें क्या नीड्स हैं, जो प्लान बनाया गया है उसकी नीड्स क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है, इन्हें ग्रास रूट लेवल पर देखा जाएगा, ज़मीनी स्तर पर देखा जाएगा. जैसे जो रीजन्स हैं, स्टेट्स हैं, उनके पास क्या रिसोर्सेज हैं, क्या नीड्स हैं उनकी. तो इस तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए स्टेट्स से कोऑर्डिनेशन किया जाएगा. तो इस तरीके से बॉटम अप अप्रोच को अडॉप्ट करके डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा दिया जाएगा. तो इस तरीके से नीति आयोग बॉटम अप अप्रोच के बेसिस पर काम करेगा. एंड इट एक्ट्स इन द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इंश्योर्स इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टेट्स इन द कंट्री, जिसमें सभी स्टेट्स का इक्वल पार्टिसिपेशन होगा. अब हम देखते हैं इसकी नीड्स क्या है. तो देखिए, इसकी नीड इसलिए थी क्योंकि जो हमारा प्लानिंग कमीशन था वो बेस्ड था सोशलिस्ट मॉडल पर, जिसके द्वारा 5 ईयर प्लान्स बनाए जाते थे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, जिसे हमने यूएसएसआर से अडॉप्ट किया था. और यूएसएसआर एक सोशलिस्ट कंट्री थी. तो ये जो मॉडल था ये कमांड इकोनॉमी का मॉडल था. कमांड इकोनॉमी का मतलब है कि जो प्लानिंग है वो एक सेंटर से की जा रही है और उसे इम्प्लीमेंट पूरी कंट्री में किया जा रहा है. तो ये था सोशलिस्ट मॉडल. और 91 में जब भारत एक लिबरलाइज इकोनॉमी बना तो वो एक कमांड इकोनॉमी से मार्केट इकोनॉमी में कन्वर्ट हुआ और हमारी इकोनॉमी लिबरलाइज हुई.
और इस तरह हमने कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी में एंटर किया। तो जब आप ग्लोबलाइजेशन के एरा में एंटर कर रहे हैं जिसमें टोटल वर्ल्ड की कंपनीज से हमें compete करना है, जितनी भी वर्ल्ड की कंपनीज हैं हमें उनके इक्विवेलेंट होना पड़ेगा, हमारी टेक्नोलॉजी उनसे बेटर होनी चाहिए। और ये सिर्फ कमोडिटीज़ में ही नहीं बल्कि हमें अपनी कंट्री को डेवलप कंट्री की कैटेगरी में अगर लाना है तो हमें अपने सिस्टम को कॉम्पिटिटिव बनाना पड़ेगा इन ऑल द एरियाज़, चाहे वो गवर्नेंस का एरिया हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी का एरिया हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का हो, चाहे डिफेंस का एरिया हो, साइंस का हो, एजुकेशन का हो, टेक्नोलॉजी का हो। इन ऑल एरियाज यू हैव टू मेक योर सेल्फ कॉम्पिटेंट इनफ। तो जब भारत ने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया और कॉम्पिटिटिव एरा में एंटर किया तो इसके लिए जो प्लानिंग कमीशन था वो इनइफेक्टिव हो रहा था, इररिलेवेंट हो रहा था और डेवलपमेंट के चैलेंजेस को फेस नहीं कर पा रहा था। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम से ही और उसके बाद मनमोहन सिंह जी के टाइम में ही इसके जो अल्टरेशन की बात हो रही थी, इसमें चेंज करने की बात हो रही थी प्लानिंग कमीशन में। इसके बाद फाइनली नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसमें चेंज किया गया। मोदी जी ने पीएम बनने के बाद इंडिपेंडेंस डे के मौके पर अपनी फर्स्ट स्पीच में ये अनाउंस किया कि प्लानिंग कमीशन का एवोल्यूशन किया जाएगा, इसे ख़त्म किया जाएगा और इसके बाद प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग बनाया गया जिसने 1 जनवरी 2015 को अपना काम करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर ये बात समझना ज़रूरी है कि प्लानिंग कमीशन सोशलिस्ट सिस्टम पर बेस्ड था और वो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, वो एक संवैधानिक संस्था नहीं थी। इसके बावजूद वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रही थी। पूरे देश भर के डेवलपमेंट के लिए पॉलिसी फॉर्मुलेट करना, स्टेट्स के डेवलपमेंट के लिए पॉलिसी बनाना, किस स्टेट को कितनी फंडिंग देनी है, कौन सी योजनाएं बनानी है, किसी योजना पर काम कैसे किया जाएगा। मान लीजिए किसी स्टेट को कोई बिल्डिंग बनाने के लिए फंड रिलीज़ किया प्लानिंग कमीशन ने, ठीक है, तो ये डिसाइड करने का काम भी प्लानिंग कमीशन का ही था कि फ़ंड कितना दिया जाएगा और उस बिल्डिंग्स में रूम कितने होंगे, उनका साइज़ क्या होगा। ये सभी बातें डिसाइड करना भी प्लानिंग कमीशन के अधिकार क्षेत्र में आता था। तो जब प्लानिंग कमीशन सेटिस्फाइड नहीं होता था तो फंड भी रिलीज नहीं किया जाता था। तो ये सारी स्थितियाँ थी। इसके अलावा प्लानिंग कमीशन जो था वो 5 ईयर प्लान्स को लेकर चल रहा था, जबकि सभी प्लान्स ये ज़रूरी नहीं कि 5 ईयर के लिए ही हो। कुछ प्लान जो है वो ज़्यादा समय भी ले सकते हैं, अधिक समय ले सकते हैं, और कुछ प्लान जो है वो कम समय में भी पूरे हो सकते हैं। तो हमें एक ऐसी बॉडी चाहिए थी जो कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस ऑफ डेवलपमेंट को भी मीट कर पाएँ और जो कि फ्लेक्सिबल हो, जो कि ऑथोरिटेरियन ना हो और वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लेकर चलें। तो इन सभी वजहों से प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग बनाया गया। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग? शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज, सेक्टर्स एंड स्ट्रेटजीज विद द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट्स। क्या मतलब हुआ इसका? शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज, तो जो देश के विकास की प्राथमिकताएं हैं उनमें स्टेट्स का भी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होगा और इस तरह से यहाँ पर सीधे सीधे से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात हो रही है कि जो कंट्री का डेवलपमेंट होगा, जो उसकी प्रायोरिटीज़ होंगी, डेट विल बी डिसाइडेड बाय एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टेट्स। स्टेट्स का भी पार्टिसिपेशन, कोऑर्डिनेशन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में होगा। टू फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म थ्रू स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट इनिशिएटिव एंड मैकेनिज्म। स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट इनिशिएटिव एंड मैकेनिज्म, इसका मतलब ये है कि सिर्फ प्रायोरिटीज़ डिसाइड करने में या प्लानिंग डिसाइड करने में ही स्टेट्स का कोऑपरेशन नहीं होगा, बल्कि स्टेट्स स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट भी करेंगे, वे मैकेनिज्म भी प्रोवाइड करेंगे जिससे उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जा सके। थर्ड इज द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी आर इनकॉर्पोरेटेड इन इकोनॉमिक स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी। तो नेशनल सिक्योरिटी को इनकॉर्पोरेट करना है
इकोनॉमिक स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी से। तो इसका एक करंट का एग्जांपल है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने चाइना की 59 ऐप्स को बैन किया है। स्टार्टिंग में 59 थी, उसके बाद और भी ऐप्स को बैन किया गया है। तो इसी के साथ जो वेरियस स्टेट्स ने भी चाइना के साथ में प्रोजेक्ट्स को रिस्ट्रिक्ट किया है और चाइनीज़ कंपनीज़ को उन्होंने टेंडर में एंट्री नहीं दी है। तो इस तरीके से जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी का इंटरेस्ट है वो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी से अलाइन हो गया, ये चीज़। नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क्स एंड इनिशिएटिव्स एंड मॉनिटर देयर प्रोग्रेस एंड देयर एफिकेसी। तो देखिए, जो प्लानिंग कमीशन था वो 5 ईयर प्लान्स बना रहा था और ज़रूरी नहीं कि सभी प्लान जो हैं वो 5 ईयर में ही कंप्लीट हो जाए। किसी प्लान में कम समय या ज़्यादा समय भी लग सकता है। तो इस तरीके से इसमें प्रॉब्लम्स थी। लेकिन नीति आयोग में इस तरीके के 5 ईयर प्लान्स की बात नहीं की गई है, बल्कि इसमें 3 तरीके के प्लान की बात की गई है। इसमें एक होता है 3 ईयर प्रोजेक्ट पेपर, एक होता है 7 ईयर पॉलिसी पेपर और एक होता है इनका 15 ईयर्स विजन डॉक्यूमेंट। तो 3 ईयर्स के जो प्रोजेक्ट पेपर हैं वे डिसाइड करते हैं और 7 ईयर के कि इनकी पॉलिसी क्या होगी वो डिसाइड करते हैं और 15 ईयर्स के ये विजन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं इनके, जिसके हिसाब से ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस होंगे कंट्री में और डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में। ये डिसाइड इस तरीके से करते हैं। टू ऑफर ए प्लेटफॉर्म फॉर रिजोल्यूशन ऑफ इंटर सेक्टोरियल एंड इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज। इंटर सेक्टोरल डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी एंड इंटर डिपार्टमेंटल। तो अगर कोई ऐसा इश्यू है तो इसका रिजोल्यूशन करना और डिपार्टमेंटल एजेंडा को इम्प्लीमेंट करने के लिए उस प्रोसेस को एक्सेलरेट करना। तो इस तरीके से आयोग कोऑर्डिनेशन का काम भी करेगा। नेक्स्ट इज टू मेंटेन ए स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्स सेंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्पज़ है। तो नीति आयोग इसमें एक्टिवली रोल प्ले करेगा। दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट स्ट्रेटजी, रिसर्च, गुड गवर्नेंस सभी में एक रिसोर्स सेंटर के रूप में बेस्ट एक्टर का काम करेगा। और सिर्फ रिसोर्स सेंटर के रूप में ही नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप सभी तरीके की टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, रिसर्च वर्क ले सकते हैं, बल्कि एक ऐसा थिंक टैंक के रूप में काम करेगा जहाँ पर ढेर सारी ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी। बहुत सारे सेमिनार्स, लेक्चर्स यहाँ पर होते हैं और जिस स्टेट को जिस भी रिसोर्स की नीड है, नीति आयोग उनको वे सभी रिसोर्स प्रोवाइड कराने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज टू फोकस ऑन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। अगर आपने कंट्री के स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज लाना है तो इसके लिए आपको अपनी कैपेसिटी में अपग्रेड करना होगा। जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, जो ह्यूमन रिसोर्स हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, इन सभी पर फोकस नीति आयोग करेगा। आपने स्किल इंडिया के बारे में सुना होगा। बहुत से स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, स्टार्टअप्स गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएट किए गए हैं। अभी करंट में सेल्फ रिलायंस इंडिया की बात हो रही है, आत्मनिर्भर भारत की बात की गई है। तो इन सब के पीछे जो थिंक टैंक का काम कर रहा है उसके पीछे ये नीति आयोग ही है। तो इस तरह इसके बहुत ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स हैं कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। प्लान्स फॉर्मुलेट करना, उन्हें इम्प्लीमेंट करना, रिवाइज करना, तो इस सब के लिए वन प्लेस एंड कोऑर्डिनेशन के लिए ये काम करता है। अब हम बात करते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। तो प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं। तो इस तरीके से प्रेजेंट में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसके चेयरपर्सन हैं। इसके अलावा इसकी एक गवर्निंग काउंसिल होती है और एक रीजनल काउंसिल होती है।
गवर्निंग काउंसिल में सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स शामिल होते हैं, जिसमें दिल्ली और पौंडीचेरी के भी जो कि यूनियन टेरिटरीज़ हैं, इनके भी चीफ मिनिस्टर्स इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा जो बाकी की यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर्स इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा रीजनल काउंसिल होती है फॉर डिफरेंट रीजन्स, और सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स उस रीजनल काउंसिल के मेंबर होते हैं। रीजनल काउंसिल उस पर्टिकुलर रीजन के इश्यूज़ पर डिस्कशन करती है, जो उस रीजन से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी इम्प्लीमेंट करने को लेकर, या जो भी इश्यूज़ हैं रीजनल लेवल पर, उन सभी पर डिस्कशन रीजनल काउंसिल में होंगे। उसके बाद उन्हें गवर्निंग काउंसिल को फॉरवर्ड किया जाएगा। फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क कंपोज्ड ऑफ ए वाइस चेयरपर्सन। नीति आयोग के एक वाइस चेयरपर्सन होते हैं। सो फर्स्ट चेयरपर्सन वाज अरविंद पनगरिया जी, एंड प्रेजेंट वाइस चेयरपर्सन इज डॉक्टर राजीव कुमार। ये हैं जो इसके फर्स्ट जो वाइस चेयरपर्सन थे, अरविंद पनगरिया जी, और ये है प्रेजेंट में जो वाइस चेयरपर्सन है, राजीव कुमार। उसके बाद 4 फुल टाइम मेंबर्स होंगे और 2 पार्ट टाइम मेंबर्स, जिन्हें यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या अदर रिलेवेंट इंस्टीट्यूशन से लिया जाएगा। एंड देयर आर 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है सेंटर में, उनके 4 मिनिस्टर्स को नॉमिनेट किया जाएगा बाय द प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा एक सीईओ होते हैं, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कि सेक्रेटरी रैंक के होंगे। तो ये था इसका कंपोजिशन नीति आयोग का। अब हम बात करेंगे इसके फंक्शंस के बारे में। इट इज़ डेवलपिंग इटसेल्फ एज ए स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्स सेंटर। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट। 4 मेन फंक्शंस हैं इसके। फर्स्ट इज़ डिज़ाइन पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क। इसमें मैंने आपको बताया कि ये 3 तरीके के पॉलिसी, प्रोग्राम्स, फ्रेमवर्क ये डिज़ाइन कर रहे हैं। 3 इयर्स के प्रोजेक्ट पेपर हैं, 7 इयर्स पॉलिसी पेपर एंड 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट ये तैयार करते हैं। सेकेंड इज़ फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो ये गवर्निंग काउंसिल एंड रीजनल काउंसिल दोनों के द्वारा इसे किया जा रहा है। स्टेट्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन इसमें रहता है, सिर्फ पॉलिसी फॉर्मुलेशन में नहीं बल्कि पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में भी स्टेट्स का इनपुट रहता है। एंड स्टेट्स के रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल नीति को लागू करने में किया जाता है। तो इस तरीके से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देता है। थर्ड इज मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन। इसका मतलब ये हुआ कि प्लान्स को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है, प्रोजेक्ट्स को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है, और अगर किसी भी स्टेज पर ऐसा लग रहा है कि प्लान्स का, प्रोजेक्ट का डायरेक्शन सही नहीं है, उसमें चेंज की ज़रूरत है, तो उसमें चेंज किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि एक बार जो पॉलिसी बन चुकी है उसमें चेंज नहीं हो सकता है। अगर किसी भी स्टेज पर ऐसा लगता है कि किसी प्लान या प्रोजेक्ट में चेंज की ज़रूरत है तो वो किया जाएगा। इसके लिए प्लान्स को लगातार मॉनिटर किया जाता है। फोर्थ इज थिंक टैंक एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वेरियस आइडियाज़, थॉट्स को सेमिनार्स, लेक्चर्स के द्वारा प्रमोट किया जाएगा। न्यू टेक्नोलॉजी, स्किल्स को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये फंक्शंस हैं नीति आयोग के। अब हम डिस्कस करेंगे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इस्टेब्लिश की गई थी 6 अगस्त 1952 को, जो अभी हमने डिस्कस किया था नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के बारे में। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी इसी तरीके की बॉडी है जैसे नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल है।
तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को इसीलिए बनाया गया था जिससे कि एक एपेक्स बॉडी के रूप में ये देश के डेवलपमेंट के लिए डिसीजन क्रिएटिंग एंड डिलीबरेशन का रोल प्ले कर सके। इसको प्रेसिडाइज करते थे प्राइम मिनिस्टर्स और इसके मेंबर्स होते थे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज एंड मेंबर्स ऑफ नीति आयोग। तो ये सभी इसके मेंबर्स होते थे। ये सभी मिलकर डेवलपमेंट के इश्यूज़ पर एक मत कंसेंसस क्रिएट करते थे कि आगे के डेवलपमेंटल प्लान्स क्या होंगे और इसी के अकॉर्डिंग ही प्लानिंग कमीशन प्लान्स फॉर्मुलेट करता था। तो 2012 में इसकी 57th लास्ट मीटिंग हुई थी। इसके बाद ये प्रैक्टिकली फंक्शनिंग में नहीं है, इट इज़ इनइफेक्टिव। तो जो वर्क इसके द्वारा किया जाता था अब उसे नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के द्वारा किया जाता है। तो अब ये इनइफेक्टिव है और ये रिकमेंड किया जा चुका है कि इसका एवोल्यूशन होना चाहिए, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेजोल्यूशन इस पर नहीं आया है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि ये जल्दी ही इसका एवोल्यूशन होगा, और क्योंकि ये फ़िलहाल फंक्शनिंग में नहीं है, ये इनइफेक्टिव हो चुकी है, क्योंकि इसका जो काम है वो गवर्निंग काउंसिल जो कि नीति आयोग की है वो उसके थ्रू चल रहा है। तो ये पूरा कंटेंट था नीति आयोग और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल पर, जो कि आपके रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग है। नीति आयोग आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके फैक्ट्स को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, इसमें से 1 मार्क क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें से बन सकते हैं नीति आयोग से। इसके जो फंक्शनिंग है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको देख लीजिएगा। तो इस चैप्टर में इतना ही। गिव मी योर फीडबैक इन कमेंट बॉक्स। अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।